गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था विभिन्न जो आयोग थे, चाहे वो कोठारी आयोग हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग हो और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इन आयोगों के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान विषय की पुनर्रचना, यानी सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके अंदर हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या दिया गया है, किस प्रकार किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सामान्य जानकारी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत एक उपनिवेशिक राज्य था, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था थी आर्थिक राजनीतिक रूप से पूर्णतः ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था। और इस औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने अपने सुविधा के लिए अनेक ऐसे कानून बनाए और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोग व समितियां स्थापित की गई, परंतु उनकी सभी की स्थापना के पीछे उनका मूल भावना, यानी मूल भावना जो थी उनके समय के हित के लिए थी। यानी ऐसे कानून बनाए शिक्षा से संबंधित जिससे वो ब्रिटिश साम्राज्य चाहता था कि वो कानून जो वो हमारे हित कर लिए हो, हमारे हित के लिए हो, यानी हमारे फायदे के लिए। किसके फायदे के? ब्रिटिश शासन के। तो स्वतंत्रता के बाद जब देश संप्रभु स्थिति में आया, यानी देश स्वतंत्र हुआ, देश की अपनी कानून, अपनी शक्ति, अपना संविधान सब आया, तो शिक्षा के क्षेत्र में नए समीकरण पैदा किए जाने लगे, नए दृष्टिकोण का उदय होने लगा, जिसमें यह विचार हुआ कि देश में विभिन्न देश में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार रहेगी। इन विभिन्न आयोगों या समितियों का गठन किया गया। शिक्षा के सभी प्रयास के किस लिए हो, इस प्रश्न के उत्तर में अद्यता को केंद्र में रखा गया, यानी पूर्णतः केंद्र इस चीज को रखा गया और यह महसूस किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज, हर कार्य जो होगा वो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होगा, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होगा, जिससे उन्हें अधिक से अधिक सुख पहुंचे। अधिगम ज्ञान की संरचना को विद्यार्थी स्वयं तैयार करें, यानी कहने का मतलब कि विद्यार्थियों के आधार पर ही विद्यार्थियों की सुविधा, शिक्षा के क्षेत्र किस प्रकार वो जुड़े, सारे उनके आधार पर होगा। बस्ते का बोझ कम कैसे किया जाएगा, यह तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, अच्छे नागरिक के गुण, अच्छे संस्कारों से युक्त बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी पाठ्यचर्या हो कि इन सभी को पूरा करने का प्रयास करें। यानी सारी व्यवस्था के अंदर, यानी शिक्षा व्यवस्था जो थी हमारी, उसमें मुख्य रूप से बालक को ही मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु बनाया गया कि विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ पाठ्यक्रम जो होगा वो विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार होगा। सुखद अनुगम सीखने में मदद मिलेगी, ज्ञान का विकास होगा और ये पाठ्यक्रम में विद्यार्थी समय रुचि लेंगे, यानी वो समय तैयार करेंगे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। दूसरा, विद्यालय के अंदर जो बस्ता, जो बैग है, उसका बोझ कम किस प्रकार किया जाए, यानी कहने का मतलब कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ही शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और शिक्षा जो हो गुणात्मक हो। इन्हीं सभी बातों को पूरा करने के लिए, यानी ऐसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेम। तो इसका निर्माण किया गया। तो बच्चों आप देखिए कि सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत क्या धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी भारत का समय का कोई भी धर्म नहीं होगा, इसके लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है। फिर है समता मूलक, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव हम नहीं कर सकते, धर्म है या जाति है या लिंग है या रंग है, किसी के आधार पर ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ बहुलवादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए, यानी बहुलवादी जो समाज है उनके आदर्शों को आधार बनाया गया, दया है, प्रेम है, परोपकार है, भाईचारा है, समानता है, स्वतंत्रता है, एक दूसरे का सहयोग है, बंधुत्व है। इन चीजों से
इन आदर्शों से, यानी ये समाज के जो ये आदर्श हैं, इन आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य जो चिन्हित किए गए, यानी उन उद्देश्यों को मुख्य टारगेट बनाया गया कि उनको ही चिन्हित किया गया कि इन राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 जो हमारी 5 ही, कि किस प्रकार इनको आगे बढ़ाया जाए, यानी सामाजिक न्याय और समानता को संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत रहकर हम किस प्रकार इसको आगे बढ़ा सकें, ऐसा कार्य जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में करने का प्रयास किया गया। अब देखिए कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो चिन्हित किए गए। इनमें से देखिए विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नंबर 1। देखिए मुख्य रूप से कि व्यक्ति की आजादी और उसके विचार को प्रमुखता देनी चाहिए। व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भलाई करे तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझाते हुए उनके परस्पर संवेदनशीलता रखे, यानी व्यक्तियों की भावनाओं का आदर किया जाएगा। बच्चे के सामने कई नई स्थितियां आती हैं जिन्हें वे लचीलापन अपनाते हुए विभिन्न रचनात्मक तरीकों से सामना कर सके। लोकतांत्रिक देश के निवासी होने के साथ ये व्यवहारिक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़े। बच्चों में काम करने की क्षमता को ऐसे बढ़ाया जाए कि वे आर्थिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव में योगदान दे सके, यानी इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। नहीं सभी तरीके से, यानी बच्चों के हर तरीके से विकास हो सके, उसके लिए हम मुख्य रूप से कि व्यक्ति की आजादी आवश्यक है और स्वतंत्रता, उसके विचार, और बच्चों के सामने कोई नई स्थितियां आती हैं, नई चुनौतियां आती हैं, उनका सामना हम बड़े संवेदनशील तरीके से और अच्छे ढंग से कर सकें। और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़ाई है, जन सहमति, जन इच्छा, और बच्चों का जो काम की क्षमता है उसको भी इस प्रकार बढ़ाया जाए, यानी आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान दे सके। तो देखिए राष्ट्रीय जो हमारी पाठ्यचर्या रूपरेखा ये सुझाव देती है कि बच्चों में अपनी समय की समझ पैदा हो, कि वे अपने दैनिक सामाजिक जीवन की बातों से सीख सकें। शुरू से चला आ रहा किताबी ज्ञान बच्चों के स्वतंत्र अधिगम को रोकता है, उसे कम किया जाए। नई पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। ये प्रयास इसका विरोध करता है कि एक विषय को अपनी सीमा में ही क्यों रखा जाए। बच्चों में रटने लिखने की बजाय समय सोचकर अपने ज्ञान का सर्जन रूप से विकास करें। ज्ञान में अपनी सोच को डालकर उसमें नवीनता पैदा करें। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय को तथ्यों का संकलन बनाने के बजाय ये आवश्यक है कि तथ्यों की अवधारणा समझ पैदा हो, तथ्यों की अवधारणात्मक समझ पैदा हो। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि बच्चे को ये पढ़ाया जाए कि यह इमारत इस शासक ने इस तिथि को बनाई, जबकि होना ये चाहिए था कि इमारत के बनाने में और कौन कौन लोग थे, किस तरह उन्होंने काम किया, और ये बात बताना भी जरूरी है जिससे बच्चों को अपनी उस पहचान के बारे में भी पता लगे जो सद्बुद्ध और विविधतापूर्ण अतीत का हिस्सा हो। तो ऐसी पाठ्यचर्या पर जोर दिया गया, जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 थी उस पर इस प्रकार का जोर दिया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़े विविध पक्षों को अपने अंदर में समेटा हुआ है। सामाजिक विज्ञान जो है वो समाज से विभिन्न जुड़े हैं, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान, इन सभी चीजों पर पूर्णतया एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ये पक्ष ये अपने में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय को समाहित करता है। तो विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे समाज की संरचना, शासन व्यवस्था, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों को समझकर समाज में सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील नागरिक बनकर आगे आए।
विभिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदायों वाला, मतों वाला देश है। यानी भारत जो देश है विभिन्न धर्म है, विभिन्न पंथ है, विभिन्न संप्रदायों वाला देश है। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के कई कारण हैं, कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति समान भावना पैदा करे, साथ ही विभिन्न विचारों एवं संस्थाओं तथा प्रारंभ से चली आ रही परंपराओं को तर्क एवं चिंतन की कसौटी पर परख सके, जिससे बिना किसी अंधविश्वास के सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। तो बच्चों देखिए, प्रारंभ से ही जो सामाजिक विज्ञान को एक अनुपयोगी विषय के रूप में माना जाता था, लेकिन और ये धारणा बना ली जाती थी कि ये विषय जो है पाठ्यचर्या में शामिल है, इसलिए इसे पढ़ा जाता है। लेकिन नवीन पाठ्यक्रम में इस विषय की स्थापना इस रूप में करता है कि ये एक उपयोगी विषय है तथा कमजोर एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए समान रूप से सहायक है। सामाजिक विज्ञान बालकों में न केवल वैचारिक मत को बढ़ावा देता है, बल्कि दैनिक वास्तविकताओं को भी अपने आप में समाहित करता है। तो सामाजिक विज्ञान को जो अनुपयोगी विषय के रूप में माना जाता था, केवल इसलिए माना जाता था कि ठीक है जी साहब, ये पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ये एक उपयोगी सबके लिए, चाहे कमजोर बच्चा है, चाहे होशियार बच्चा है, कोई भी बच्चा है, सभी के लिए एक समान है, उपयोगी है। क्योंकि इस सामाजिक विषय के माध्यम से हम समाज के अंदर हमारी जो भी सामाजिक परंपराएं, हमारा समुदाय, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है, हम पढ़ते हैं। और हम ये वास्तविकताओं का भी समय समय पर हमें वास्तविकताओं का भी अनुभव करवाता है। जैसे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के अनेक विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक स्थल है। जैसे आपके बुक के अंदर देखिए, किताब में बताया गया है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये चीजें क्या है, अलग अलग धर्म और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। और फिर भी घूम फिर कर बात यह आ जाती है कि हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग होते हुए भी हम क्या है, एक साथ है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का धार्मिक जो स्वरूप है वो विविधतापूर्ण है। कई पहाड़ है, पठार है, कई अल्पसंख्यक संख्या के क्षेत्रों में अधिक है, कहीं पर बहुसंख्यक हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये प्राचीन विचार, प्राचीन परंपराएं, प्राचीन संस्थाओं के माध्यम से ये हम महसूस करते हैं कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसी प्रकार विभिन्न धार्मिक स्थलों, धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। कभी होली, कभी दीपावली मनाई जाती है, कभी ईद है और कभी क्रिसमस डे। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति के हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय केवल इतना ही नहीं कि ये पाठ्यक्रम में शामिल इसलिए हम पढ़ते हैं, बल्कि हमारे देश विदेश, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका ज्ञान हमें सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से ही चलता है। तो इस प्रकार देखिए कि सामाजिक विज्ञान एक उपयोगी विषय, इस पर कक्षा में वाद विवाद द्वारा वार्तालाप स्थापित किया जा सकते हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष चीज क्या होती है, सामाजिक एकता, भाईचारा, देश के अंदर स्वदेशी विभिन्न महापुरुषों के बारे में ज्ञान करके हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास और उसको जागरूक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या हमारा पाठ्यक्रम जो है एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय को प्राथमिकता देना आवश्यक समझा गया, जिससे सामाजिक विज्ञान के बौद्धिक एवं रोजगार प्राप्ति में सहायक बन सके। कि सामाजिक विज्ञान विषय को इसलिए प्राथमिकता दी जाने लगी क्योंकि इस विषय ये सामाजिक और बौद्धिक एवं रोजगार प्राप्ति में सहायक बन सके, कौशल आदि सिखाने में। तो हम आगे पढ़ेंगे कि नवीन जो पाठ्यक्रम 2005 हमारा एनसीएफ पाठ्यक्रम में के परिप्रेक्ष्य में कि सामाजिक विज्ञान की पुनर्रचना निम्नलिखित रूप से की गई, किस प्रकार की गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में केवल तथ्यों को प्रस्तुत न करें क्योंकि इससे रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, बल्कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वे किसी भी घटना को गहराई से समझ कर सही गलत तथा उचित अनुचित का निर्णय ले सके। यानी तथ्यों को एकत्रित न करें कि इस प्रकार यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, रटाया ना जाए, यानी उसको गहराई तक ले जाया जाए, उस बात, उस कार्य और उस विषय वस्तु की गहराई तक ले जाकर उनको हम
उनको समझा सकें कि देखिए कि इस प्रकार से काम ये सही है या गलत है, ऐसी निर्णय करने की क्षमता हम उन बच्चों में विकसित करें। उसके बाद दूसरा देखिए, विभिन्नताओं से भरे समाज एवं उसके से जुड़ी प्रासंगिक विषय वस्तु बालकों के पठन पाठन का हिस्सा बने। हमारे समाज की भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं का ज्ञान गतिविधियों के साथ करवाया जाए। यानी विभिन्नता, बात क्या है, विभिन्नता बड़ा देश है, तो इसलिए इसकी प्रासंगिक जो विषय वस्तु, सही विषय वस्तु है, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए, उनको सिखाया जाए उसके बारे में कि समाज की भौगोलिक स्थिति कैसी है, हमारे धार्मिक स्थिति कैसी है, प्रत्येक देश के, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय की अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं। इन विविधताओं का ज्ञान कराने के लिए हमें इन बच्चों को इन चीजों से अवगत कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये नवीन पाठ्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान की पुनर्रचना में कुछ रूप के बारे में इसके हमने अध्ययन किया। अब देखिए इसके अंदर ये 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? धर्मनिरपेक्ष है जी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लोकतांत्रिक पद्धतियां यहाँ पे है, जाति धर्म के आधार पे हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, हम देश के लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है। तो ये सारी जो हमारी है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अलग धर्म, अलग जातियों के लोग, ये सामाजिक, ये भारतीय समाज की विशेषताओं के अंदर है। उसके बाद है समाज की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में। अब संस्कृति अलग अलग है भारत देश में। आप देखिए राजस्थान में हम राजस्थानी बोलते हैं भाषा, और आप पंजाब में पंजाबी है, दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग है, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोला जाती है, हरियाणा में हरियाणा। तो इस प्रकार ये बताया कि हम इस भाषाओं से भी संस्कृति का भी पता, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एक विभिन्न गतिविधियों के बारे में कि बच्चों को, आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो बच्चों को इस चीज के बारे में बताना भी आवश्यक है। जिस प्रकार ये बताया है, विद्यार्थियों को अपने आसपास विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के पूजा स्थलों के नाम लिखने को कहिए कि आपके आसपास कौन कौन से धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उनके नाम लिखने के लिए बोलिए, छोटी क्लास के जैसे बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन के। इसके अलावा पूजा की पद्धतियों का अवलोकन करने का अवसर उन्हें दीजिए, उनसे पूछे कि क्या उनमें कुछ समानता है, यानी धर्म, एक दूसरे के जो धर्म है हम मनाते हैं, पूजा पद्धति है, धार्मिक त्योहार मनाते हैं, तो ये पूछने का हम प्रयास करें बच्चों से भी एक दूसरों के साथ कि दोनों में क्या समानताएं हैं। यानी तो इस प्रकार ये बताया जाए कि धर्म क्या है, सभी धर्म क्या है, नाम से हर जाति का धर्म अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है, एक ही होता है कि अच्छाई के मार्ग पर चले, अच्छा वातावरण हम समाज में स्थापित करें, देश के लिए हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होना जरूरी है। हम सभी धर्म क्या करते हैं, निश्चित रूप जो उनका अर्थ सभी का क्या एक ही है कि हमेशा हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आप विषय को और रुचिकर बना सकते हो। जब बच्चों के बोलोगे कि आसपास का वातावरण देखिए किस प्रकार का है, और सामाजिक वातावरण, सांप्रदायिक, धार्मिक वातावरण किस प्रकार का है, विभिन्न धार्मिक स्थलों के बारे में आप वहां जाइए, पता कीजिए किस प्रकार धार्मिक नीति है, किस प्रकार पूजा पाठ किया जाता है। तो इस गतिविधियों से के माध्यम से हम और भी सामाजिक वातावरण को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त बना सकते हैं। अब जैसे देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि वे सिद्धांतों का पूर्णता और प्रामाणिकता के साथ पालन करते हैं, यानी उनके सिद्धांत सभी जगह स्थिर रहते हैं। ऐसा साहित्य एवं पूर्ण अनुशासन सामाजिक विज्ञान में तो नहीं है, परंतु सामाजिक विज्ञान में भी गहराई पूर्ण अध्ययन के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह विषय प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं है, तो उससे कम भी नहीं है। उदाहरण के लिए इतिहास विषय में आखेट संग्रहण युग से वर्तमान समय तक की मानव सभ्यता का विकास के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिससे सोच से ही निकाले जाते थे, यानी वैज्ञानिक व्यवस्था है। यानी बात यह है कि हम किसी भी काम को करने से पहले विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, चाहे सामाजिक में सवाल, मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार इसका उद्भव हुआ, ये सारी चीजें जो सामाजिक विज्ञान विषय संबंधित हैं, इसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण
डालने का प्रयास करें, यानी इनका अध्ययन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे कार्य जो होगा उसमें कर्मबद्धता होगी, वैज्ञानिकता होगी और शोध जो हमारे होंगे वो सार्थक होंगे। तो इस प्रकार देखिए कि बालक के मूल्य एवं संस्कारों की पहली शिक्षा उसके घर में उसकी माता द्वारा होती है, हम जानते हैं। मूल्य एवं संस्कार का बीजारोपण परिवार में होकर उसका विकास विद्यालय में होता है। जो बालक का समाज से पहली अन्योन क्रिया है, विद्यालय में बालक के संस्कार एवं मूल्यों को बढ़ावा सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से ही दिया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की ये सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि बीजारोपण यानी बालक के अंदर जो संस्कार, उसके मूल्य हैं, दया, प्रेम, करुणा, भाईचारा, अनुशासन, ये मुख्य रूप से परिवार से दिया जाता है। परिवार में इनमें माता पिता की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से ही, यानी बच्चा जो इन संस्कारों के माध्यम से ही विकसित होते हुए ऐसा विकास विद्यालय में होता है। जो बालक समाज के अंदर पहले ही ऐसे वातावरण में घुल मिल जाता है, सामाजिक वातावरण में जो मूल्य और संस्कार के माध्यम से, तो वो आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है। तो ये काम विद्यालय के अंदर, यानी घर में तो परिवार के सदस्य करते हैं, माता पिता ये, लेकिन विद्यालय के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से इसको और अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों की अपनी सीमाएं जरूर हैं, परंतु इन विषयों की सीमाओं को आपस में खोला जाना चाहिए, जिससे बालक एक ही सिद्धांत को विभिन्न विषयाधारित दृष्टिकोण से समझे। एक अच्छी पाठ्यचर्या में उन विचारों एवं प्रसंगों की आवश्यकता होती है जो अंतर विषय अध्ययन को बढ़ावा दें। तो इसी प्रकार ये बताया गया। उदाहरण बाजार शीर्षक को केवल अर्थशास्त्र विषय में ही बांधा नहीं जा सकता, बल्कि इस शीर्षक को अध्यापन करवाते समय बाजार की भौगोलिक स्थितियों से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के विषय के अंदर, इतिहास का आप कोई भी प्रकरण लीजिए, ऐसा प्रकरण लीजिए जिसमें अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान या भूगोल विषय को भी शामिल करना आवश्यक हो। तो इस प्रकार ये सारी स्थितियां हम सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से विद्यालय में बच्चों को अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का उद्देश्य यही था कि सामाजिक विज्ञान विषय केवल पढ़ाना है और पाठ्यक्रम इतना ही नहीं, उस विषय के माध्यम से बच्चे के आर्थिक सामाजिक वातावरण को गुणात्मक तरीके से हम बढ़ा सकें। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय की पुनर्रचना में ज्ञान मीमांसा परिवर्तन अर्थात पाठ्यक्रम ज्ञान की रचना कैसे करता है, किस ज्ञान पर ज्यादा बल दिया गया, कौन सा बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अध्यापक का यह दायित्व है कि बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे, यानी उत्सुकता उसमें पैदा करें कि आगे क्या होगा, इस प्रकार सर ने बताया है किस प्रकार आगे होगा। तो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना यह अध्यापक का दायित्व है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न अवधारणाओं को बताते समय किसी एक निश्चित सीमा में ही बच्चों को ना रखें, बल्कि उनमें कई प्रकार की कल्पना करने की क्षमता तैयार करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बनाए। सामाजिक विज्ञान में कई सामाजिक आर्थिक अवधारणाओं या समस्याओं का हल सुझाए। कुछ समाधान पुस्तक के दायरे में ही पाए जाते हैं, जबकि कक्षाओं में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बालक कुछ अलग हटकर सोचकर भी समाधान बता सकते हैं। इस तरह न केवल शिक्षण प्रभावी होगा, बल्कि कक्ष की भी लोकतांत्रिक भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी।